चलिए कुछ नई चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे जो पहला टर्म है वो है डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जाने बेटा डेंसिटी किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, डेंसिटी इज योर मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में ये है कि डेंसिटी जो है बेटा वो मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। अब हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं दो टाइप की डेंसिटीज़। इनमें से एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दोनों टाइप की डेंसिटी अपने आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि दोनों का जो पर्पस है वो अलग है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग ये जाने बेटा कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ द रेशियो ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो नॉर्मल डेंसिटी होता है इट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ रिलेटिव डेंसिटी की, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा थोड़ा खास है। आप जब भी किसी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन वाटर की भी ये कंडीशन है बेटा कि वाटर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग डेंसिटीज़ रखती है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो अगर किसी ने पूछा कि वाटर की डेंसिटी कैसा बिहेवियर शो करती है, तो वाटर का जो बिहेवियर है डेंसिटी के लिए बेटा वो एनालॉमस है। ठीक है ना, अब एनालॉमस बिहेवियर क्या होता है? एनालॉमस बिहेवियर मीन्स जनरली आप देखेंगे कि सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटी टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से बेटा क्या होती है? कम होती है। ठीक, डेंसिटी। लेकिन जो वाटर है, अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को कंसिडर करूं तो इसकी डेंसिटी बेटा 4 डिग्री तक बढ़ती जाती है। ठीक है ना, होना क्या चाहिए कि 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर वाटर का बढ़ाया जा रहा है तो अप टू 4 डिग्री जो वाटर का डेंसिटी है वो कम होना चाहिए। बट वाटर का यही बिहेवियर जो है वो एनालॉमस है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्स होती है। तो यहाँ जो हमको वाटर की डेंसिटी कंसिडर करनी है वो कंसिडर करनी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको डेंसिटी कंसिडर करनी है। ठीक है ना, जो कि होता है बेटा 1 ग्राम पर ml। ठीक है ना, 1 ग्राम पर ml इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक, इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये हमने समझा बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स इट इज़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब चलिए अब दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि गैसेस के लिए कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है ना, फॉर गैसेस, ये तो लिक्विड की बात हो गई, लिक्विड्स की डेंसिटी हो गई। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे गैसेस की, फॉर गैसेस, तो गैसेस में हम लोग कौन से टर्म्स को ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। ठीक है, एक रिलेशन होता है बेटा जिसको कोई भी गैस जो है वो फॉलो करता है। जिस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है बेटा PV इज इक्वल टू nRT। P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is the number of moles of gas, and RT is the gas constant and temperature। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। और थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लिखा जा सकता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से आप देखेंगे ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू RT, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ सी, ये लिखा जा सकता है PV, ठीक है ना, M को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, V को नीचे ला रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं PM अपॉन RT, तो PM अपॉन RT ये बन जाएगा बेटा M अपॉन V। नाउ टेल मी व्हाट इज M अपॉन V? मास अपॉन वॉल्यूम को तो हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज द मास ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज डेंसिटी ऑफ गैस। तो कभी भी किसी भी गैस की जो डेंसिटी है, अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर इज ऑल्सो देयर, टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी,
मोलर मास भी एक रोल प्ले करेगा और गैस कांस्टेंट तो बेटा एक कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ गैस, फॉर द डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक। चलिए अब एक और टर्म होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ये भी जल्दी से अपन समझ लें। द नेक्स्ट टर्म इज वेपर डेंसिटी। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूरत भी पड़ेगी जब आप लोग सॉल्यूशंस को पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, अगर मैंने सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे गैस के डेंसिटी को फाइंड आउट किया, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है वेपर डेंसिटी, ठीक है। व्हाट इज़ वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी इज़ द डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी विल बी रिटन एज रो, ठीक है ना, द सिंबल इज़ रो, सबको पता होगा डेंसिटी इज़ रो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर हमने फाइंड आउट किया तो इसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी जनरली गैसियस आपके सब्सटेंसेस के लिए बताई जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज योर वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा वेपर डेंसिटी निकालना, देखिए बेटा वेपर डेंसिटी हमको कैसे निकालना है। वेपर डेंसिटी के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप करिए बेटा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैस को मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, PM ऑफ गैस, अभी कुछ देर पहले ही बात किया था, अपॉन RT अपॉन प्रेशर, तो सेम प्रेशर पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर और टेम्परेचर बेटा सेम रखा है हाइड्रोजन के लिए और जो भी गिवन गैस है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, अपॉन RT। अब थोड़ा ध्यान से देखो, RT विल कैंसिल आउट, PP विल कैंसिल आउट, ये बन रहा है बेटा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का मोलर मास तो सबको पता होगा बेटा 2 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऊपर हो गया बेटा मोलर मास ऑफ गैस इनटू वेपर डेंसिटी। कभी कभी क्या होता है कि आपको वेपर डेंसिटी बता दिया जाता है और इससे हमको गैस की मॉलिक्यूलर मास मिल जाती है या मोलर मास मिल जाती है। तो मोलर मास ऑफ एनी गैस इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है समझ में आया, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पे मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, ये देखिए आप, स्टाइकियोमेट्री किसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। कभी भी रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं, अगर उनके अमाउंट की कैलकुलेशन की बात हो रही है तो ये कहलाती है बेटा स्टाइकियोमेट्री, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो स्टाइकियोमेट्री होती है। कभी बेटा स्टाइकियोमेट्री अपने को करना होगा तो इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यू नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखो 2H2 + O2 किसका फॉर्मेशन कर रहा है, 2H2O का, ठीक है। अब बेटा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, वाटर का। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देख रहे हो बेटा ये जो नंबर है, ठीक है ना, इसको पहले आप लोग कई लोग नंबर ऑफ़ मोल्स बोलते थे, बिल्कुल ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, लेकिन जब स्टाइकियोमेट्री की बात होती है तो बेटा ये नंबर्स आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन पहले तो बैलेंस है, आप देख लो, देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स बेटा, 4, 2 ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, यहाँ देखो यहाँ भी 2 × 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, आप इस 2 को देखिए, जो भी जिसको भी आप नंबर ऑफ़ मोल्स बोलते थे, ठीक है, दैट 2 ऑक्सीजन के बेटा आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 है, इफ़ एनी नंबर इज़ नॉट देयर सो इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, और यहाँ पे देखो वाटर का कितना है, 2 है। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बेटा, ये नंबर्स जो हैं ये कहलाते हैं क्या, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। द नंबर विच इज़ एसोसिएटेड विथ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इट इज़ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अपन ये देखेंगे बेटा इन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे ये दे सकता हूँ, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन कि अगर आपने देखा बेटा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है,
ठीक है ना। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से पहली चीज़ आपको ये पता चलती है कि अगर आपने 2 मोल्स कंसिडर किए, किसके 2 मोल आपने कंसिडर किए बेटा हाइड्रोजन के, ठीक है ना। मैंने 1 मोल कंसिडर करी किसकी, 1 मोल मैंने कंसिडर करी अगर ऑक्सीजन की, और 2 मोल हमने ऑब्टेन किया, क्या ऑब्टेन किया बेटा, वाटर। अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन ली होगी, 1 मोल ऑक्सीजन लिया होगा, तो 2 मोल किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का, ठीक है ना। पहला डिस्क्रिप्शन तो ये देता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के डिस्क्रिप्शंस आपको समझ में आ रहा है बेटा। सेकंड डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो और कुछ नई बातें आपको समझ में आएंगी, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैंने बोला बेटा कि इस रिएक्शन में कितने एटम्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये तो कितने मोल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं वो बड़े आसानी से आपने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर बता दी। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो सबसे पहली बात 2 Na एटम्स, 2 मोल में कितने एटम्स होंगे बेटा, या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको पता है कि 2 Na मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किया हाइड्रोजन के, ठीक है ना। Na मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर करी होगी बेटा ऑक्सीजन की, ठीक है। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म होंगे, वाटर के। तो सेकंड डिस्क्रिप्शन आपको ये देता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 2 मोल आपने हाइड्रोजन का लिया, 1 मोल ऑक्सीजन का लिया, तो 2 मोल क्या बन रहा था, वाटर। वैसे ही अगर मैंने 2 Na एटम लिए इस केमिकल रिएक्शन में और Na एटम्स लिए किसके बेटा, Na मॉलिक्यूल्स लिए हमने ऑक्सीजन के, तो आप देखोगे कि 2 Na मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्मेशन होंगे, वाटर के। तो स्टाइक्योमेट्री जो कोफिशिएंट है इसीलिए वो खास है, वो कई सारे डिस्क्रिप्शन देता है। अभी देखिए आप आगे और, ठीक है ना। थर्ड डिस्क्रिप्शन आप देखिए, स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट से थर्ड डिस्क्रिप्शन आप देखिए। अगर मैंने कंसिडर किया बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज़ नॉट मोल, दिस इज़ मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हमने किसके कंसिडर किए, ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मॉलिक्यूल बेटा अगर मैंने कंसिडर किया किसके, ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे फॉर्म होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये इन्फॉर्मेशन भी कौन देता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब बेटा ये नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं बस कि वो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो और डिफ़ाइन हो रही है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें डिफ़ाइन हो रही है किससे, किससे डिफ़ाइन हो रही है बेटा, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फोर्थ डिस्क्रिप्शन देखिए, फोर्थ डिस्क्रिप्शन आपका बोलता है कि अगर हमने गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट लिए, ठीक है ना, दिस आर द गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, आप देख रहे हो, ठीक है। तो बेटा अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो आपको कुछ चीज़ों को कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा। बोलोगे सर क्या कांस्टेंट, तो प्रेशर और जो टेम्परेचर है बेटा ये कांस्टेंट अगर हमने रखा है, ठीक है ना, मतलब सभी टाइप के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट और प्रेशर और टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन्ड है। तो अब देखिए आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एक और बात बताएगा, वो बोलेगा कि 2 वॉल्यूम अगर आपने क्या लिया है, 2 वॉल्यूम आपने क्या लिया है बेटा, हाइड्रोजन गैस, ये 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब फिर देखो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ने एक और नई बात बता दी, किसी गैसियस केमिकल रिएक्शन के लिए आपके 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से जुड़ के 2 वॉल्यूम वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चलिए आप एक और नई बात देखिए, ये भी बताता है कि अगर हमने 2 atm प्रेशर पे कंसिडर किया बेटा कौन, हाइड्रोजन गैस, और 1 atm प्रेशर पे हमने अगर कंसिडर किया कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों को अगर कंबाइन करा ली, ठीक है ना, दोनों को अगर हमने कंबाइन करा लिया तो ये बना के देगा आपको 2 atm ऑफ वाटर, 2 atm ऑफ वाटर, और वो भी कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में, जिसको आप लोग स्टीम बोलते हो, ठीक है। लेकिन ये काम आपका, ये 5th डिस्क्रिप्शन है बेटा, दिस इज़ 5th डिस्क्रिप्शन, और 5th डिस्क्रिप्शन में ये रखना कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तभी तो बेटा देखिए प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है गैसेस की। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस की कंसीडर करी कौन से प्रेशर पे, 2 atm प्रेशर पे, और उसी वॉल्यूम पे बेटा हमने क्या कंसीडर किया, सेम वॉल्यूम पे हमने क्या कंसीडर किया, ऑक्सीजन, तो ये हमको 2 atm क्या बना के देगा, स्टीम, ठीक है ना, 2 atm प्रेशर पे स्टीम बना के देगा,
ठीक। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से बेटा बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। वैसे ही एक चीज़ और जानते हो, मोलर मास को अगर ग्राम में लिखेंगे बेटा तो वो ग्राम मोलर मास हो जाता है, GMM जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो आप देखेंगे बेटा क्या 2 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा। दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो गिवन बाय योर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़े से दिमाग में रखना है। स्टाइक्योमेट्री क्या होता है, हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होने लगेंगी। ओके, अब एक नई बात पे ध्यान दें, हम लोग बेटा स्टडी कर रहे हैं स्टाइक्योमेट्री की, ठीक है ना। तो स्टाइक्योमेट्री के लिए मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ। मान लो AA प्लस BB, ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें C मोल्स ऑफ C बन रहा है प्लस D मोल्स ऑफ D का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्मॉल ABCD क्या कहलाते हैं बेटा, आपको याद होगा, स्मॉल ABCD को हम लोग बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। व्हाट इज स्मॉल ABCD? इट इज़ कॉल्ड एज स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एक चीज़ देखेंगे हमेशा, ठीक है, ये आप इसको रूल बोलिए स्टाइक्योमेट्री का, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलिए कि ये लॉ है एक स्टाइक्योमेट्री का, ठीक है। कभी भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट कौन है बेटा, A है, A एंड B आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो अगर मैंने रिएक्टेंट A के मोल कंसीडर करें, जो भी मोल है किसका, A का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, ज़रूरी नहीं है ना बेटा एक ही मोल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कितने भी मोल किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब किसी रिएक्टेंट के इन्वॉल्व नंबर ऑफ मोल्स को आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही थोड़े ध्यान से देखो, सेकंड रिएक्टेंट कौन है बेटा, B के मोल को हमने डिवाइड कर दिया किससे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट B से, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट है ना बेटा, प्रोडक्ट C के मोल्स जिसको हमने अगर डिवाइड कर दिया किससे, C से, ठीक है। और एक बच जाता है प्रोडक्ट D के मोल्स को मैंने क्या किया बेटा, कि नंबर ऑफ मोल्स को मैंने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट D से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो पूरा फ्रैक्शन बन रहा है, ये पूरा फ्रैक्शन हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए बेटा, किसी भी एक फ्रैक्शन मिल जाने पे, कोई भी एक फ्रैक्शन मिल जाने पे, और अगर आपने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मिल जाता है तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को बताई जा सकती है। मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा, इफ़ Na moles of A is involved, कोई केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, Na मोल जो है वो A के इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, इस फॉर्मूले से Na अपॉन A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, NB अपॉन B। अब अगर मुझे B के नंबर ऑफ मोल्स क्या इन्वॉल्व होंगे इस केमिकल रिएक्शन में ये जानना है, तो सिंपली आप क्या करते हो, B का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दिस इज Na इंटू बी बाई Na इंटू बी बाई। देखो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कराना है बेटा, तो अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम होते हैं, ठीक है ना, B किसका है, बी रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए क्या है, ए रिएक्शन का, ए रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है कि ए किस नंबर ऑफ मोल्स में इस रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो आप इस फॉर्मूले से बी के नंबर ऑफ मोल्स को बता सकते हो, जो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बेटा, इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर सी का कितना नंबर ऑफ मोल्स बनेगा, ये कैसे निकालेंगे, तो बेटा ए के नंबर ऑफ मोल्स से निकालना है। अगर सी के नंबर ऑफ मोल्स को, सी प्रोडक्ट है मालूम है आपको, तो आप इसको कर लेंगे इंटू सी बाई ए। Na इंटू सी बाई ए इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इन्वॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन इफ़ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर टेकन इन दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में अगर ए के Na मोल्स लिए हैं बेटा, तो सी के इतने मोल्स इन्वॉल्व होंगे।
अब ऐसे ही आप डी के लिए फॉर्मूला बता दो क्या होगा। डी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो बेटा Na/D/A, दिस फॉर्मूला विल गिव्स यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्री से ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर किसी एक सब्सटेंस के मतलब किसी एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स क्या है इन्वॉल्व किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये मिल जाता है, तो बेटा जितने भी बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को आप आसानी से इस केमिकल रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? स्टाइक्योमेट्री क्यों खास है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा जब सामने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे कुछ नया पार्ट लेते हैं अब। चलिए बेटा, अब एक टर्म लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन बहुत छोटा है बेटा। ठीक है, एक बार समझ जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग मास से मास का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एक स्पीसी का मास होता है वो दूसरे स्पीसी के मास से बेटा रिलेटेड होता है। समझ में आ रही है बात? और वो दूसरे स्पीसी का जो मास है बेटा वो हमेशा पहले स्पीसी के मास से रिलेटेड होगा। मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाए या एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बाकी मैं दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या वेट इन्वॉल्व होने वाला है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, इससे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमको नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाते हैं बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो आपका जो स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट था उसके साथ नंबर ऑफ़ मोल्स का रेशो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये हमने देखा था इससे पहले। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ देखिए, मैंने बोला कि मास एक स्पीसी का किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा दूसरे से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मुझे एक रिएक्टेंट का वेट अगर मालूम हो तो बाकी दोनों बी और सी के वेट मैं निकाल सकता हूँ कि इस केमिकल रिएक्शन में कितना वेट इन्वॉल्व होगा बी और सी का, अगर डब्ल्यू ए वेट जो है वो इन्वॉल्व है रिएक्टेंट ए का। अब इसको समझने की कोशिश करिए आप। डब्ल्यू ए को बेटा मैंने वेट लिया है किसका, रिएक्टेंट ए का, जो इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, अब बेटा गिवन वेट से आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट से नंबर ऑफ़ मोल्स सबको पता है, WA/MA, WA/MA, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इस नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, तो ए के नंबर ऑफ़ मोल्स निकल गए बेटा, ये समझ में आ रही है बात। अब मुझे जानना है कि इस केमिकल रिएक्शन में बी का कितना वेट इन्वॉल्व होगा अगर WA वेट ए का इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आगे की जो मैं लाइन लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। नाउ द वेट ऑफ रिएक्टेंट बी इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले आप बी के नंबर ऑफ़ मोल्स को निकालिए। कैसे निकालते हैं बी के नंबर ऑफ़ मोल्स? बी का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ बी। ठीक है ना, यहाँ से देखो बेटा वेट निकालोगे तो एम बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मोलर मास का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, एन बी इंटू एम बी होगा ऐसा। दिस इज़ वेट ऑफ बी। अब एक चीज़ याद होगा, स्टाइक्योमेट्री बेटा अपने को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर ए के नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल गए हैं तो बी के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, बी अपॉन ए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने स्टाइक्योमेट्री के अंदर आपको बताई थी कि नंबर ऑफ़ मोल्स और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो है बेटा वो कांस्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो थोड़ा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ़ मोल्स बी के निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स ए के इंटू में क्या हो जाएगा, बी बाय ए, इंटू में क्या हो जाएगा, बी बाय ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स बी को मैंने उठा के रख दिया बेटा ए के टर्म्स में। अब आपको याद होगा एन ए क्या था, एन ए था W/MA। तो देखिए आप, जो बी वाले स्पीसी का वेट है वो ए वाले के स्पीसी के वेट से बेटा निकल आ रहा है। आपको स्मॉल बी स्मॉल ए मालूम है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है ना, आपको एम बी मालूम है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ बी है। ठीक है ना, एम ए इज़ मोलर मास ऑफ ए एंड WA विल बी द वेट। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको बी का वेट निकल आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग जस्ट इसके बाद लेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझिए। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व बेटा कोई भी एक सब्सटेंस का अगर वेट मिल गया तो दूसरे सब्सटेंस के वेट को आप बता सकते हो कि उस केमिकल रिएक्शन में कितना वेट खर्च हो जाएगा बी का, रिएक्टेंट बी का। ठीक है ना, अब इसी तरीके से बेटा सी भी निकाल सकता हूँ मैं कि जो प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन हो रहा है अगर WA वेट ए का इन्वॉल्व है तो सी के वेट कितने वेट का फॉर्मेशन होगा इस केमिकल रिएक्शन में। देखिए, इस पूरे केमिकल रिएक्शन को आप सी के लिए लिखे हैं तो बेटा जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ वहाँ आप सी कर लो। WC हो जाएगा वेट ऑफ प्रोडक्ट सी, WA की हेल्प से निकालना है बेटा तो WA/MA, ये हो जाएगा C/A इंटू यहाँ पे हो जाएगा MC, मोलर मास ऑफ C।
ठीक है, एक एग्जांपल लूँगा, आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मास से मास का एनालिसिस। देखिए वेट गिवन था केमिकल रिएक्शन में, उसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जो भी आपके दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बेटा, उनका वेट मैंने निकाल लिया बड़े आसानी से। ठीक है ना, ये सब चीज़ें बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, धीरे धीरे ये आपके सेंस में चला जाए। ठीक है, सेंस में एक बार चला गया ना बेटा, तो फिर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन सामने आते हैं एकदम डट के सामना करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको केमिस्ट्री में कि जो हार्ड हो रहा है। ठीक है, बस देखते जाइए आप। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा अब यहाँ पे। चलिए बेटा अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये मास एनालिसिस है, फिर से किसी केमिकल रिएक्शन में ये मास से मास की एनालिसिस है। हम लोग स्टाइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, स्टाइकियोमेट्री क्या होता है बेटा, अब ये जानेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा कि 50 ग्राम हम लोग क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन होता है। ठीक है ना, 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको क्या कर रहे हैं बेटा, एयर में हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, को एयर में हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे, उत्पन्न होंगे, मीन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए लिखिए। ठीक है, तो आपको याद होगा बेटा जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने की बात आती है तो हम लोग कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा आपने हीट किया, फॉर्मेशन करेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अब बोलोगे सर इस रिएक्शन को लिखने से क्या फ़ायदा है, तो बेटा इस रिएक्शन को लिखने से आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखने लगे। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ए बोला मैंने, तो ए इज़ इक्वल टू 1 दिख रहा है। अब अगर बेटा मैं कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो बी हो गया, वो भी 1 दिख रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रही है बेटा वो भी 1 दिख रही है। ठीक है ना, अब थोड़े ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, हमको कैल्शियम ऑक्साइड के कितने वेट का फॉर्मेशन होगा। अगर वेट बेटा ए का मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट यूज़ हो रहा है, 50 ग्राम। 50 ग्राम वेट किसका यूज़ हो रहा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन ने यही पूछा है ना। देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम का फॉर्मेशन होगा वो भी बता सकते हो। अगर आप WC बता देते हैं बेटा तो वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। अब WB का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा। ठीक है, पहले हमने एनालाइज किया हुआ है, मास एनालाइज किया हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का जो मास है उससे दूसरे सब्सटेंस का मास इन्वॉल्व होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, WB के लिए WA दिस इज़ B बाई A इंटू में क्या होता है बेटा MB अपॉन MA। देखो बहुत आसान है, इसको याद करना बहुत आसान है। वेट A का गिवन था बेटा, तो A का डिस्क्रिप्शन नीचे आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे B अपॉन A हो रहा है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका बेटा, B का अपॉन A। फिर इधर मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A, ये कर लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, B का वेट निकल आएगा। ठीक है, कि इस केमिकल रिएक्शन में B का कितना वेट फॉर्म होना है। ठीक है, देखिए WA को लिखा बेटा आपने 50 ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन था। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B और A दोनों 1 है। ठीक है, सो दिस विल बी 1 बाई 1 इनटू मोलर मास आपको चाहिए बेटा B का। ठीक है ना, B मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिख रहा है आपको 56, और फिर मोलर मास चाहिए बेटा अपने को किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आप देखिए 100। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 52 मेरे को यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है 100। ठीक है, अब 56 डिवाइडेड बाई 2 इज़ आई थिंक 28 ग्राम इट इज़। तो इस केमिकल रिएक्शन में B के कितने मास का फॉर्मेशन होगा, 28 ग्राम। ठीक है, अब अगर B का 28 ग्राम बनेगा बेटा तो C का कितना ग्राम बनना चाहिए, हमने टोटल 50 ग्राम लिया था। ठीक है ना, तो A का अगर 50 ग्राम लिया है, B बना बेटा 28 ग्राम, तो सिंपल सी बात है C जो है वो बनेगा 22 ग्राम। ठीक है ना, WC निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा बेटा आपको 22 ग्राम्स। ठीक है, आसान लगा ये। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा अगर एक का मास गिवन है तो स्टाइकियोमेट्री की स्टडी ऐसी स्टडी है, बाकी सारे जो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट देख रहे हो उनके हम लोग वेट को निकाल सकते हैं केवल एक के वेट से। ठीक है,
चलिए आगे कुछ नई एनालाइज करते हैं, अब नई चीज़ें एनालिसिस करते हैं किसी की। ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान दें। देखिए मास वॉल्यूम एनालिसिस मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा हो बेटा जिसमें आपको सॉलिड भी देखने को मिले। अब सॉलिड होगा तो मास होगा, सबको मालूम है सॉलिड होगा तो बेटा मास होगा, ठीक है ना। गैस का भी मास होता है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, गैसेस का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। जैसे मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो एकदम आसान है बेटा, अगर स्टाइक्योमेट्री आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट को आप जानते हो। अगर मैंने बोला कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है बेटा उसका स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट ए है, तो ए 1 दिख रहा है आपको, बी क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, और सी का जो भी स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट है वो भी 1 दिख रहा है, ठीक है ना। अब बेटा इस रिएक्शन में हमको बताना है कि Na के कितने वॉल्यूम जो है वो फॉर्म होगा अगर मैंने कितना वेट लिया है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम अगर वेट लिया है। तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये सोच लीजिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालोगे आप सी के। तो सी के नंबर ऑफ़ मोल्स आपको याद होगा Na से कैसे निकलता था बेटा, NC इज इक्वल टू NaC/A। C मतलब हो गया स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C, A मतलब हो गया स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप, C के जो नंबर ऑफ़ मोल्स है बेटा वो A के इक्वल आएगा, बिकॉज C इज़ ऑल्सो 1 एंड A इज़ ऑल्सो 1, ठीक है ना। मीन्स जितना नंबर ऑफ़ मोल्स A का बन रहा है उतना ही नंबर ऑफ़ मोल्स C का बन रहा है। लेकिन दिक्कत ये है A के हमको नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, A का बेटा क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है ना। A का मास दिया हुआ है, A के मास से हमको क्या करना है बेटा, C का वॉल्यूम निकालना है। A के मास से C का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले ध्यान दो कैसे निकलेगा। NC को NC लिखा बेटा, अब आपको याद होगा नंबर ऑफ़ मोल्स हम लोग निकालते हैं अगर वेट गिवन हो तो वेट अपॉन मोलर मास। A का गिवन मास बेटा अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A। मैं रिप्लेस कर दूँ तो देखिए आप, ये बन गया बेटा WA अपॉन MA। इतना आप सभी को समझ में आया। नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह में हमने क्या लिख दिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा वेट गिवन है। इस क्वेश्चन में A का वेट गिवन है 200 ग्राम, ठीक है ना। तो 200 ग्राम में वेट रखूँगा अपॉन क्या करूँगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आपको याद होगा, कुछ देर पहले ही मैंने बताया था 100 होता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का 56 और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा मोलर मास तो आप लोग जानते हो, ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 44 होता है, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसकी, ठीक है। तो पहले आप देख लें आगे अब, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, STP पे, STP में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। STP में कार्बन डाइऑक्साइड की आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सो द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ठीक है। जैसे ही बेटा आप नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 22.7 लीटर से, आपको याद होगा 22.7 क्या लिखते हैं बेटा, 22.7 लीटर, ठीक है ना। STP था NTP था, दोनों में एक फ़र्क था, याद होगा आपको। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर अलग है। स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग 1 बार को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है, 22.7 लीटर, ठीक है। अब देखिए बेटा NC को यहाँ से निकाल लेंगे, NC को यहाँ से निकाल लेंगे ना। कैसे निकलेगा NC, वेट को हमने लिखा बेटा, A के वेट को क्या लिखा हमने, ठीक है। एक चीज़ गड़बड़ा है यहाँ पे, देखिए Na इंटू क्या होता है C/A, Na इंटू C/A, ये ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक। यहाँ पे रखना होगा बेटा WA का वेट 200 ग्राम्स और A का मोलर मास, A का मोलर मास आपको 100 गिवन है, तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है ना। C के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स इन्वॉल्व होंगे बेटा, C के नंबर ऑफ़ मोल्स जो इन्वॉल्व होंगे वो होगा 2, ठीक है ना। 2 मोल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, NC की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना 22.7 लीटर्स को, ठीक है। 2 इंटू 22.7 लीटर करोगे तो जो भी आएगा बेटा दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ योर, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इवॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन। अब ये मेरे को बनता हुआ दिख रहा है, आई थिंक इट इज़ 45.4 लीटर। क्या बनेगा बेटा, 45.4
लीटर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मास से वॉल्यूम रिलेट होता है। अब अपन एक और एनालिसिस करेंगे बेटा जिसमें वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेटेड होगा। चलिए बेटा अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एनालिसिस मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी चीज़ें क्या होने वाली है, गैसियस होने वाली है। तो इस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम टू वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2 गैस का, ठीक है। इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले लिखना है, तभी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, जब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बेटा अमोनिया के डिसोसिएशन का, तो अमोनिया को मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है बेटा क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा वो, हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लाना है। अब बैलेंस्ड फॉर्म में लाना है तो दिख रहा है कि 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ लगेगा बेटा 2, नाइट्रोजन इज़ 2, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल्स लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, ठीक है। नाउ यू विल सी नाइट्रोजन के 2 एटम्स है बेटा, इधर भी 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन के 6 दिख रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 दिख रहा है। सो दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल। अब देख लो यहाँ पे इक्वेशन में स्टेट कैसे होंगे, पूरा ये केमिकल रिएक्शन कौन से स्टेट में होना है बेटा, गैसियस। ये पूरा केमिकल रिएक्शन कौन से स्टेट में होना है बेटा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में मैंने इस इक्वेशन को कंसिडर किया है, ठीक। अब थोड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, अमोनिया की हमको क्या दी हुई है बेटा, वॉल्यूम, और हमको किसका वॉल्यूम जानना है, हाइड्रोजन का, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं, अमोनिया का 2 दिख रहा है बेटा, नाइट्रोजन को अगर मैं B बोलता हूँ तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं C बोलता हूँ तो वो C आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों मिल गई। चलिए बेटा इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। वॉल्यूम से वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा अलग है। देखिए मुझे बेटा गिवन है वॉल्यूम किसकी, अमोनिया की, ठीक है ना। अमोनिया की वॉल्यूम गिवन है और उससे इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो आप बेटा, अगर मैं किसी तरीके से इस अमोनिया के कंसंट्रेशन को क्या बनाना चाहूँ, 1, मतलब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 बनाना चाहूँ, तो आप देख रहे हो इस पूरे इक्वेशन को बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। दिस बिकम्स हाफ N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल गया, हाँ बिल्कुल बदल गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल गया बेटा। यहाँ A 1 हो गया, B इज़ 1/2 एंड C इज़ 3/2, इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना, तो इसका 1 मोल, इसका हाफ मोल, इसका 3/2 मोल, यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है ना। मैंने बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है बेटा, वहाँ से याद करो, अगर ये 1 मोल है इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, तो ये हाफ मोल है इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, और ये कितना है बेटा, 3/2 मोल है, ठीक है। तो अगर मैंने इस केमिकल रिएक्शन में बेटा रेशो फाइंड आउट किया Na, Nb, Nc का, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन ऑफ A, B एंड C, तो बेटा ये मिलेगा आपको 1:1/2। और बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो बेटा ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई भी रेशियो गिवन होता है आपको, तो एक चीज़ याद रखो, रिलेशन जो होता है वो काम करता है रेशियो में। कोई भी रिलेशन जो होता है बेटा वो आप आसानी से लगा सकते हो किसी भी रेशियो में, ठीक है, बस रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो वो रिलेशन ये होता है बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वो रिलेशन में डायरेक्टली यहाँ लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, VA का वॉल्यूम, VB का वॉल्यूम और VC का वॉल्यूम। ये तो हमने एनालाइज भी किया था, आपको याद होगा। याद करो बेटा, 5वां डिस्क्रिप्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, वो बोलता है कि वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डिफाइन करता है कौन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। 5वां डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया था, ठीक है, इसी लेक्चर में आप देखेंगे। तो 5th डिस्क्रिप्शन इज़ अबाउट वॉल्यूम। अब बोलोगे सर इसको ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, तो बेटा VA आपको गिवन है, VA कितना गिवन है हमको, देखो क्वेश्चन में 2.4 लीटर,
VB और VC दोनों को निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी रेशो में बेटा एक टर्म मालूम है। नाउ द रेशो ऑफ VA बाई VB, जब VA बाई VB का रेशो बनाओगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, 1:1/2, 1:1/2 होगा ऐसा। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज़ 1:1/2 रेशो 3/2। किसी भी दो रेशो को बेटा आप कंसिडर करें, VA बाई VB को कंसिडर करें और इधर कंसिडर करें आप 1:1/2 को। तो 1:1/2 को अगर कंसिडर करोगे बेटा आप तो क्या निकल आएगा, VB निकल आएगा। अब देखो VB निकाल लेंगे आप, VB निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, 2.4 लीटर अपॉन VB इज़ इक्वल टू 1/1/2। तो बेटा VB निकल के आएगा, VB इज़ इक्वल टू निकल के आएगा 2.4 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो VB का वॉल्यूम मिलना चाहिए बेटा कितना, आप 1/2 से डिवाइड कर दो 2.4 को, सो इट इज़ 1.2 लीटर, 1.2 लीटर। ये किसका वॉल्यूम फॉर्म होगा बेटा, नाइट्रोजन का। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन के लिए किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 का मल्टीप्लिकेशन करना बेटा 2.4 से, 2.4 से, ठीक है ना। अब 2.4 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो बेटा 3/2 से, तो 3/2 से ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 1.2 इंटू 3, 1.2 इंटू 3 विल बी 3.6। तो 3.6 लीटर फॉर्मेशन होता बेटा किसका, 3.6 लीटर ऑफ गैस फॉर्मेशन होगा किसका, H2 का। N2 का कितना लीटर फॉर्म होगा इस केमिकल रिएक्शन में, तो हमने N2 निकाला था बेटा 1.2 लीटर, ठीक है ना। तो आसानी से आपने आंसर यहाँ पे बता दिया, 3.6 लीटर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी आपके लिए बहुत काम का टर्म है, ठीक है, इसको समझिए। देखो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, ठीक है, तो उसमें जो रिएक्शन कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो रिएक्शन में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप दो चीज़ों को रिएक्ट करा रहे हो बेटा, ठीक है ना, कोई भी दो सब्सटेंस है A और B जिसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। ऐसा आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, A और B को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। A के आपने 10 ग्राम लिए और B के आपने 5 ग्राम लिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए बस। तो B की अमाउंट कम है बेटा और A की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है ना। अब किस रेशो में ये कंबाइंड होते हैं तब तक नहीं मालूम है, तब तक ये चीज़ें आप नहीं बता सकते हो कि लिमिटिंग कौन है इनमें से। लेकिन फिर भी लिमिटिंग के लिए एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट मैं ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चला जाए। B की क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, B की क्वांटिटी कम है। अब बेटा हुआ क्या, किसी केमिकल रिएक्शन में A को आपने 10 ग्राम लिया, B को आपने 5 ग्राम लिया, लेकिन B की क्वांटिटी 5 ग्राम जैसे ही ख़त्म होती है आप देखोगे ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाएगा। जैसे अगर A और B मिलकर C और D बना रहे थे बेटा, तो जैसे ही B की अमाउंट ख़त्म होगी, B जैसे ही कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होगा, A का अमाउंट अगर बचा भी हो तो भी ये केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है बेटा तो जो रिएक्टेंट है वही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी दो रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट अगर कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर जाता है, ख़त्म हो जाती है उसकी पूरी क्वांटिटी, तो C और D का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा जो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होने वाली रिएक्टेंट है वही आपकी लिमिटिंग रिएजेंट होती है, ठीक है ना। चलिए दूसरी लाइन पे मैंने क्या लिखा है देखिए, अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना है तो ऐसा 5 ग्राम 10 ग्राम देख के नहीं बताते हैं, ठीक है ना। ये वेट कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। हो सकता है 10 ग्राम वाला भी लिमिटिंग हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि 10 ग्राम जो है बेटा वो केवल 2.5 ग्राम को यूज़ कर रहा हो B के, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं। 10 ग्राम हो सकता है कि A का 2.5 ग्राम के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। तो बेटा A तो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गई, तो मास को देख के कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कौन लिमिटिंग है, ठीक है। और आप कोशिश भी नहीं करना मास को देख के बताने की। जब लिमिटिंग रिएजेंट की बात आएगी बेटा तो वो रेशो जिसको हम लोग मोल रेशो बोलते हैं और जिसको मैंने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये पूरे रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये पूरा रिएक्शन में कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब जब मोल रेशो आप निकालेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो मोल रेशो से बेटा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड होता है, ठीक है ना, किससे, मोल रेशो से, ठीक। जिस केमिकल रिएक्शन का मोल रेशो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है ना, जिस किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मोल रेशो क्या है आपका, मिनिमम है जिस रिएजेंट का,
ठीक है, वो रिएजेंट कहलाता है बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट कहलाता है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब आप जब लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान लोगे तो उससे प्रोडक्ट को निकाला जाता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा किस में मदद करेगा आपको? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को निकालने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है समझ में आया? ऐसा रिएक्टेंट बेटा जो किसी केमिकल रिएक्शन में कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है? मोल रेशो को चेक करना है। अब बेटा मोल रेशो का मतलब क्या? जैसे मैं बोलता हूँ किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है बेटा और आपको Na मोल आपने ए के लिए, Na मोल किसके लिए? ए के लिए। Na जो है बेटा वो स्टाइक्योमेट्री मोल नहीं है, एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। Na इज़ गिवन मोल, गिवन नंबर ऑफ मोल। स्टाइक्योमेट्री मोल किसको बोलेंगे बेटा? जो केमिकल रिएक्शन से निकलेगा। और Na जो है दिस इज़ नॉट अ स्टाइक्योमेट्री मोल। स्टाइक्योमेट्री मोल मतलब ये गिवन मोल्स हैं। कोई केमिकल रिएक्शन में गिवन मोल अलग होगा और स्टाइक्योमेट्री मोल अलग होगा, मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, देखिए Na अपॉन ए चेक किया बेटा आपने, Na अपॉन ए का रेशो चेक किया। Na अपॉन ए का रेशो अगर B अपॉन बी के रेशो से कम है, दिस इज़ मोल रेशो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा वो हो जाएगा आपका रिएजेंट ए। ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं और आपने क्या देखा? मोल रेशो ए का बेटा कम है किससे? बी से। तो जो ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ए रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, समझ में आया? कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? जिसका मोल रेशो मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में बेटा आपने चेक किया तो गिवन जो आपका मोल रेशो है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो सकता है बी के इक्वल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दो केमिकल रिएक्शन बेटा तब रुक जाएगी जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स एक साथ ख़त्म होंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो ऊपर वाले केस में बेटा केमिकल रिएक्शन कहाँ पे स्टॉप कर जाता? जहाँ ए की क्वांटिटी ख़त्म हो जाती, क्योंकि ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जहाँ ए ख़त्म हुआ तो बी का अमाउंट बाकी भी है बेटा, तो भी रिएक्शन रुक जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर दोनों की अमाउंट इक्वल है, दोनों का मोल रेशो सेम मिल रहा है आपको, तो फिर द रिएक्शन विल स्टॉप व्हेन बोथ विल कम्प्लीटली एग्जॉस्ट। ए एंड बी विल कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर कम्प्लीटली एग्जॉस्ट। मतलब रिएक्शन वहाँ ख़त्म होगी बेटा जहाँ पे पूरी तरह से ए और बी की क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, एक केस ये भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये दोनों केसेस होते हैं बेटा जिससे लिमिटिंग रिएजेंट को पहचाना जाता है। आप ऐसा याद रखेंगे। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखो आप। कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखो आप। हमने 2 मोल लिए ए के प्लस 1 मोल लिया बी का। ठीक है, ये बना रहा है बेटा 3 मोल सी के प्लस डी, 1 मोल डी का। ठीक है, ऐसा एक केमिकल रिएक्शन है, आप एज्यूम करिए। ठीक है, अब बेटा मैं वो बोल रहा था ना स्टाइक्योमेट्री मोल अलग होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 2 मोल, 1 मोल, 3 मोल और 1 मोल, ये कहलाएगा स्टाइक्योमेट्री मोल, जो एक्चुअल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको दिख रहा है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन गिवन होता है बेटा, तो क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा, देखो बोलेगा कि ए के 5 मोल दिए गए, केमिकल रिएक्शन में कितने मोल इन्वॉल्व हुए बेटा? ए के 5 मोल। और बी के कितने मोल इन्वॉल्व हुए? 6 मोल केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब ए और बी में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ये बताना है आपको। दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ये बताना है। तो आप तुरंत किसको चेक करोगे? Na/A के रेशो को। ए को हम लोग बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो देखो 5 मोल को आप 2 से डिवाइड करिए और आप क्या करिए 6 मोल को डिवाइड करिए आप 1 से। ठीक है ना, नाउ दिस इज़ 2.5, ये मोल रेशो बेटा 2.5 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है। ठीक है, कौन बड़ा दिख रहा है कौन छोटा दिख रहा है? तो 2 पॉइंट इज़ स्मॉलर देन 6। नाउ टेल मी विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका बेटा यहाँ पे ए हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन इज ए।
कुछ आई बात समझ में, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। जिसका मोल रेशो आपको बेटा कम दिखेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ हम लोग क्वेश्चंस यहाँ से करेंगे। ठीक है, एक चीज़ हमको और बताना है, यहाँ पे परसेंटेज यील्ड आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाने के बाद, फिर हम लोग बेटा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।